Hello everyone and welcome back to Humanities Adda. We were doing chapter 1 Constitution Why and How, class 11th polity. So now after discussing four functions of the constitution, the next topic that we are going to discuss is this: fundamental identity of a people. Now finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. So फंडामेंटल आइडेंटिटी से आपका मतलब क्या है कहने का? हम सबकी एक आइडेंटिटी होती है ना? तो आपकी आइडेंटिटी आप कह सकते हो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके रिलीजन के बेसिस पे, और या फिर आप अपने जैसे पहले के टाइम पे हंटर गैदरर्स जब हुआ करते थे, या फिर धीरे धीरे हिस्ट्री में जब स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो धीरे आप देखते हो कि क्लैंस के बेसिस पे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। तो उस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप को। बट कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे, मतलब हिस्ट्री में उस टाइम पे क्लैन के बेसिस पे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, गोत्र के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं लोग, कास्ट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं लोग। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक इंडिविजुअल को एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, दैट इज कॉमन टू एवरीवन, है ना? दैट इज वेरी बेसिक, दैट इज वेरी fundamental in nature, that cannot be taken away from you. Now this means that people as a collective entity come into being only through the basic constitution. तो सारे एक पर्टिकुलर नेशन के लोग हैं, एक तरीके से कलेक्टिव एंटिटी की तरह आते हैं, एक तरीके से यू कैन से कि कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टिव एंटिटी बनते हैं only through the basic constitution. जब तक एक constitution नहीं बनता, they have different kind of identities, they do not consider them as one. But as soon as the constitution comes into the picture, it defines a fundamental identity, it gives everyone a fundamental identity and hence makes everyone a collective entity. सबको एक ही identity मिल जाती है उसके बाद. Now it is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed, that one forms a collective identity. तो collective identity हम कैसे फॉर्म करते हैं? हम अग्री करते हैं बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को लेकर, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम उन रूल्स को, बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को लेके हम अग्री करते हैं। देन वी अग्री कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कौन किन लोगों को गवर्न किया जाएगा, कौन गवर्न करेगा, उन सारे डिसीजंस को लेके, उन सारे नॉर्म्स को लेके हम सब लोगों ने अग्री किया है। दैट इज वाई, और उसी के बाद हमें एक तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें मिली है, हमने कलेक्टिव आइडेंटिटी को फॉर्म किया है। नाउ वन हैज मेनी सेट ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट प्रायर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, या फिर आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को कंसिडर करने से पहले हम सबकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी होती है जिसको हम मानते हैं। नाउ बट बाय अग्रीइंग टू अ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, वन कॉन्स्टिट्यूट्स वन बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है बाय अग्रीइंग टू द बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, and this political identity is our national identity. nationality है हमारी citizenship है, that is we are the Indian citizens. ये है हमारी political identity अगर आप इंडिया की बात करो। ऐसे ही आप किसी दूसरी कंट्री की बात करोगे तो फॉर इंस्टेंस आप देखो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, आपके चाइनीज सिटीजन्स हो गए, तो सिटीजनशिप की यहाँ पे बात हो रही है ना। सेकंड जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो है are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms. अब आप देखोगे कि overarching framework है एक तरीके से, तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर चीज को लिंक कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी नॉर्म्स हैं, ये आपके हर चीज को इसने कवर कर रखा है, हर एस्पेक्ट को कवर कर रखा है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। और इसी ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क के अंडर एक इंडिविजुअल को ऐसा कंसिडर करो आप कि एक वन इंडिविजुअल इज सपोज टू डू कैरी आउट हिज एस्पिरेशन, जो भी इसके एस्पिरेशंस है, गोल्स है, फ्रीडम्स है, उसको इन्हीं फ्रेमवर्क के अंडर परफॉर्म करना है, सब कुछ करना है ना। तो इस फ्रेमवर्क के बाहर आप नहीं जा सकते। इस जो आपके नॉर्म्स हैं, सेट्स ऑफ बेसिक नॉर्म्स, प्रिंसिपल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किए हैं,
जो ये फ्रेमवर्क है, ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क जो आपको दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर रह के ही आपको, उसके विद इन ही रह के आपको अपने एस्पिरेशंस, गोल्स, फ्रीडम्स सब कैरी ऑन करने, सब कैरी आउट करना है, ठीक है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स अपॉन व्हाट what one may or may not do. अब अथॉरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे कॉन्स्टिट्यूशन किसी के ऊपर सेट कर सकता है? दिस इज अ क्वेश्चन, बिकॉज यू सी दैट वी आर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं, बट ऐसा तो कहीं भी नहीं है जहां पे हमें किसी चीज को करने के लिए मना किया गया है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? वी आर गिवन राइट्स बट वी आर नॉट गिवन सर्टेन थिंग्स की जो हमें करने के लिए मना किया गया हो। बट यू सी कि फंडामेंटल राइट्स में भी देयर इज अ सेक्शन, कुछ क्लॉजेज हैं जहां पे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। दैट मीन्स कि हर फंडामेंटल राइट के साथ आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप आर्टिकल 19 को देखोगे, आर्टिकल 19 में भी अगर आप उसका जो फर्स्ट क्लॉज है, सब क्लॉज है, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें भी, उसके अंडर भी आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर मतलब उसके ग्राउंड्स क्या है इस रेस्ट्रिक्शन के, अगर आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप अपनी स्पीच के थ्रू जो आपकी इंडिया की सोवरेनिटी है और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको अगर आप खराब कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो, देन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच विल बी टेकन अवे। इफ यू आर speaking and this goes against to the security of the state, then your speech, then your this freedom can be taken away from you. If your speech is going against the public order, then this can be taken away from this, then this right can be taken away from you. And similar is the case in अगर आपका जो स्पीच है, अगर आप बोल रहे हो कुछ और वो डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो भी आपका ये राइट लिया जा सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कॉन्स्ट्रेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड इवन आप देखो कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो देयर। 51 में आप देखो, उसमें भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस वे में आप देखते हो कि आपको बोला जाता है कि आपको अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन। 51 आर्टिकल 51 में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इट इज सेड कि यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, provided and if you do not do so, तो there are certain legislations भी बने हैं उसके बाद, जिसमें अगर आप नेशनल फ्लैग को डिसऑनर करते हो तो फिर आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। अगर आप नेशनल एंथम को के टुवर्ड्स अगर आप डिसऑनर शो करोगे, इफ यू डिसोबे ऑल दीज थिंग्स, तो आपको फिर उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन it defines, then your constitution defines the fundamental values that we may not trespass। तो आपके कुछ फंडामेंटल वैल्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे जो हमें ट्रेसपास नहीं करने। तो ये आपको, ये फिर से आप देखोगे कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अपहोल्ड करना है, प्रोटेक्ट और सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। एंड यू हैव टू जस्ट लाइक यू हैव टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एंड देयर आर मेनी मोर फंडामेंटल ड्यूटीज, जस्ट गो थ्रू देम एंड देन यू सी कि आपको फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स मिल रहे हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हल्का कॉन्स्ट्रेंट्स मिलेंगे, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स मिलेंगे। एंड देन देयर आर समथिंग कि आपको वैल्यूज भी देखने को मिलेंगे जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। आपको वो चीजें ट्रेसपास नहीं करनी है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स वन अ मोरल आइडेंटिटी। तो आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो मिल गई जो आपकी सिटीजनशिप है। आपके सिटीजनशिप में आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई। देन यू हैव अ मोरल आइडेंटिटी, आपकी मोरल आइडेंटिटी भी आपको मिल गई। दैट मीन्स कि आपके जो मोरल्स हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। यू विल बी अ गुड सिटीजन एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू सर्टेन थिंग्स दैट विल बी बैड फॉर द कंट्री, दैट विल बी बैड फॉर द नेशन एज अ होल। नाउ थर्ड एंड फाइनली, इट मे बी द केस दैट many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions। तो ये आप देखो कि यहाँ पे ये जो बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज की जो हमने बात की, ये आप देखोगे कि अब ये बहुत सारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे। नाउ इफ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड,
they differ in many respects in the form of government they enjoin in many procedural details. जैसे कि आपकी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी का रिपब्लिकन सॉरी किसी में आप देखोगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर उसमें जो प्रोसीजर डिटेल्स है वो आपकी डिफर करेगी। बट आप देखोगे कि इसमें कुछ जो कॉमन चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। Most modern constitution create a form of government that is democratic in some respect. Most claim to protect certain basic rights. तो जो आपके अभी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा वो एक ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो डेमोक्रेटिक है, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, and certain basic rights of the people are protected in that constitution in that country. इस तरीके का गवर्नमेंट और इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस कंट्री में देखने के लिए मिल जाएगी, मॉडर्न कंट्रीज में देखने के लिए मिल जाएगी बेसिकली। and but constitutions are different in the way they embody conceptions of national identity. but आप देखो कि national identity का जो concept है वो आपको डिफरेंट मिलेगा अलग अलग कंट्रीज में और कॉन्स्टिट्यूशंस में। बेसिकली कंट्रीज जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरीके से नेशनल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को लिया गया है वो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। Most nations are an amalgamation of a complex set of historical traditions. They weave together the diverse group that reside within the nation in different ways. तो आप देखोगे कि जो बहुत सारे most of the nations they are amalgamation of a complex set of historical tradition. तो एक तरीके से amalgamation है, mixture है अलग अलग set of historical traditions के, एंड बेसिकली आप देखो कि वीव टुगेदर करते हैं डाइवर्स ग्रुप्स को। नेशंस मतलब बहुत सारे नेशंस में आप देखोगे कि अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोग जो हैं वो साथ में रह रहे हैं एंड दे आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर स्टेइंग विद ईच अदर। अब आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग जर्मन, एथनिकली जर्मन। तो हम देखते हैं कि जर्मन आइडेंटिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। तो अगर आप जर्मनी की आइडेंटिटी को देखो, एक जर्मन आइडेंटिटी क्या है कि अगर आप एथनिकली जर्मन हो, एथनिकली अगर मतलब आप उस जगह में एरिया में रह रहे हो, आप वहां पे बॉर्न हुए हो एंड एथनिक आप एथनिक वे में अगर आप जर्मन हो देन यू हैव द जर्मन आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आप एथनिकली जर्मन हो देन यू हैव द ethnic, then you are then you have the German identity in the constitution. It is इनिशियली इट वाज सो, लेकिन बाद में फिर आप देखते हो कि ये चेंज होगा धीरे धीरे धीरे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस गेव एक्सप्रेशन थ्रू दिस आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, ये जो जर्मन आइडेंटिटी को। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरियन फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इंडियन अगर आप देखो तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एथनिकली इंडियन हो देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम इंडियन ओरिजिन का होना जरूरी है, दैट यू आर सपोज टू बी बोर्न ऑन दिस लैंड ओनली एंड यू हैव टू आपके सारे पेरेंट्स यहीं पे होने चाहिए, आप यहीं पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं दे शुड बिलोंग टू दिस प्लेस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इफ यू कंसिडर द केस ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप, अगर आप इंडियन सिटीजनशिप एक्ट भी देखोगे 1951 का, उसके भी प्रोविजंस देखोगे, या फिर इवन इफ यू गो फॉर द अमेंडमेंट्स और इवन इफ यू लुक एट द इंडियन सिटीजनशिप दैट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सिटीजनशिप वाला पोर्शन है उसमें भी यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग एज सच। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसा कुछ एथनिक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखने के लिए मिला जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने के लिए मिलता है इनिशियली। बट नाउ इवन अब जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें चेंज हो गई है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट वे बिकॉज आई सर्च्ड थ्रू इट कि क्या सिचुएशन है। बट अब वो चीज आई थिंक हैव चेंज, दीस थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज इनिशियली अब देखो कि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं टाइम में। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, तो डिफरेंट नेशंस जो है दे एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप between the different regions of a nation and the central government should be.
नाउ हियर द थिंग इज कि आपको अब स्टेट और या फिर आप कह सकते हो कि प्रोविंसेस, स्टेट जो भी है, तो मतलब कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा होगा, वो भी आपको डिफरेंट नेशंस में अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट नेशंस होंगे तो डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ रिलेशन ऑफ व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। The relationship constitutes the national identity of a country. So what a relationship can be there? What kind of relationship can exist between you can say कि एक स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में? तो इंडिया के फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें अमेरिका के केस में इट इज सेड कि इट इज अ फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट होने का मतलब क्या है कि फेडरल स्टेट होने का मतलब क्या आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइड हो जाती है, इक्वली डिवाइड होती है। बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर इक्वली ऑन इक्वल बेसिस। तो इंडिया ने भी फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो किया, बट दो इट इज सेड कि इंडिया में थोड़ा जो है सेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स हम गए हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो इट इज सेड कि क्वाजी फेडरल है हमारा, थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड यू हैव द यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट का एग्जांपल आप देखो तो एक चाइना को आप ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सारा पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिलेगा एंड देयर इज नो पावर दैट रिसाइड्स विद दी आपके जो प्रोविंसेस हो गए या फिर आप कह सकते हो कि जो स्टेट, जो आपके बाकी जो डिविजन्स हो गए एक कंट्री में। सो इट इज द केस इन चाइना, तो वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी बन जाती है उसकी। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने इतना कर लिया है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, जस्ट वेट अ सेकेंड, द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कैसे बनेगी, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है। सो वी हैव आउटलाइंड सम ऑफ द फंक्शंस अ कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स। तो हमने फंक्शंस तो देख लिए। दीज फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस फंक्शंस को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है सोसाइटी में एंड व्हाई मेनी ऑफ द सोसाइटीज एक्चुअली हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। बट देर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपके 3 और क्वेश्चन हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बी, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कितना इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सी, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्ट है, मतलब इज इट अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन से कि क्या ये सही है, जस्टिस प्रोवाइड करता है लोगों को या नहीं। Now, in most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. अब देखो मोस्ट कंट्रीज में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखो, इट इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बट ये बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज वन ऑफ द, अगर आप देखो तो ये सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता है। और इसमें आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे अबाउट द स्टेट। अगर आप देखो कि किस तरीके से इंडियन जो नेशन है उस गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, क्या आपके प्रोविजंस, किस तरीके से क्या क्या प्रोविजंस हैं, और कौन कौन से आप रूल्स रेगुलेशंस, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, सारी चीजें इसमें दी गई है। नाउ स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करना है, कौन से नॉर्म्स फॉलो करेगा स्टेट, ऑल दैट। Now, when we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. तो जब हम constitution of a country को रेफर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो हम यूजुअली इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, ये जो कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसके बारे में। ना बट सम कंट्रीज, जैसे लेकिन कुछ कंट्रीज में आप देखो, जैसे यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, यूके के केस में आप देखो, दे डू नॉट हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट। इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। rather they have a series of documents and decisions। तो इनके पास कोई एक सिंगल बुक नहीं है, इनके पास डिफरेंट सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस हैं that
टेकन कलेक्टिवली, जब इन डॉक्यूमेंट्स को और डिसीजंस को जब आप कलेक्टिवली लोगे तो इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। अलग अलग टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए या फिर जो डिसीजंस लिए गए, जब उनको आप कलेक्ट करो तो दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो एक तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट seeks to perform the function that we mentioned above. फंक्शन कौन सा था कि स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। तो ये आप डिफाइन करोगे। सो जस्ट रिमेंबर दैट एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट। आपको याद करना है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, दे आर मियर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन पार्चमेंट। अब आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख तो दिया लेकिन फॉलो भी नहीं, फॉलो करना एक बहुत बड़ा इशू भी है, क्योंकि आप देखो कि इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। यू आर राइटिंग समथिंग, आप देख लो, आप दिन में 10 रूटीन बनाते हो। कुछ बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मेरा ही केस है, मैं भी बहुत रूटीन बनाती हूँ, कभी कभी हो जाता है। तो आप रूटीन तो बना लेते हो। Now, merely making routines and timetable for yourself does not work, does it? No, it does not. So, आपको क्या लगता है कि आप रूटीन बना लोगे और फिर आप खुद से वो सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। सो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिख देने से और उसको फॉर्म कर देने से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। कहने का मतलब यहाँ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कंट्रीज बहुत सारी है कि एग्जिस्ट करता है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपके पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ वो वर्ड्स रह गए हैं, एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पार्चमेंट। पार्चमेंट आपका एक रफ, मतलब आप बोल सकते हो कि वो एक वुडन, जो पुराने टाइम पे जो पेपर जैसा यूज किया जाता था वो है। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन है कि कितना इफेक्टिव होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव। इफेक्टिव, एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इफेक्टिव बनाता है? व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। क्या इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पैक्ट होगा लोगों की लाइफ पे? एंड मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन मेनी फैक्टर्स, सो लेट अस लुक एट दोस फैक्टर्स दैट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। फर्स्ट थिंग इज द मोड ऑफ प्रोम्युलगेशन। तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, प्रोम्युलगेट होता है, वो हम देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू अ बीइंग। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म होता है, ये इसका है कहने का मतलब है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच अथॉरिटी दे हैव। किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कितनी अथॉरिटी उनके पास थी, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। तो कुछ कंट्रीज में, जैसे आप देखो कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के केस में आप देखो कि बहुत बार मिलिट्री लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ। तो मतलब कुछ केसेस में आप देखते हो तो मिलिट्री लीडर्स के जो थ्रू, जो एक इंसान, एक मिलिट्री लीडर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है या फिर एक ऐसा लीडर बना रहा है जो पॉपुलर नहीं है एंड जिसको आप देखते हो कि लोगों का सपोर्ट नहीं है या फिर एबिलिटी नहीं है लोगों को अपने साथ लेकर चलने की, उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट रहेगा, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, दैट मीन्स इट विल probably fail, the constitution will fail at a point. Now the most successful constitutions like Indian constitution, South Africa का constitution आप देख लो, United States का constitution देख लो आप, are the constitutions which were created in the aftermath of a popular national movement. ये constitutions आप देखो तो ये सारे constitutions national movements के बाद बने।
यूनाइटेड स्टेट्स का भी आप देखते हो तो वो भी अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट था उसके बाद बनता है. नाउ ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली by between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो इट वाज आप देखते हो कि फॉर्मली क्रिएट किया जाएगा, कैबिनेट मिशन के बाद आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा. दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 49 तक होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फॉर्म्ड, उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था बेसिकली. लेकिन इसके पीछे आप देखो कि लॉन्ग हिस्ट्री थी नेशनलिस्ट मूवमेंट की. पीपल टुक पार्ट इन दैट मूवमेंट, है ना, अलग अलग सबने पार्टिसिपेट किया था, सबकी आइडियोलॉजी उसमें थी. एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पॉपुलर लीडर्स बैठे हुए थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. दोज लीडर्स वर देयर जिनको लोगों का सपोर्ट था. ठीक है, उन लीडर्स को लोगों का सपोर्ट था. द पीपल हैड फेथ इन देम. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, लोगों का फेथ था उसमें. और इतने लॉन्ग ड्रॉन आप देखते हो कि मूवमेंट के बाद जाके इतने स्ट्रगल के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. तो दैट वाज द रीजन आप देखते हो कि कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग prepared by the constituent assembly. The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense people credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. तो ये आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसने लेजिटिमेसी ड्रॉ की फ्रॉम द फैक्ट. किस फैक्ट से कि इट वाज ड्रॉन अप बाय पीपल, कि ये उन लोगों द्वारा बनाया जा रहा था जिन्होंने एंजॉय जो दोज पीपल हु वर एंजॉयिंग इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी. इन लोगों को पब्लिक का सपोर्ट था इन नेशनल लीडर्स को. दे हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट. दे हैड द कैपेसिटी, इनके पास कैपेसिटी थी लोगों के साथ नेगोशिएट करने की, लोगों को कमांड करने की, और उनका रिस्पेक्ट एंड पाने की, एंड अक्रॉस कमांड करने की एंड रिस्पेक्ट लेने की, वाइड एंड इनफैक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग को ये अपने अंडर एक तरीके अपने कमांड के अंदर ये रख सकते थे. and who were able to convince the people, they were also able to convince these people that ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है. दिस इज नॉट this thing, that this constitution we are not making it for us. ऐसा हम नहीं कर रहे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद ये इसमें जितना भी पावर होगा वो हम अपने लिए यूज करेंगे, या फिर वी आर एम्पावरिंग आवरसेल्फ बाय फ्रेमिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये प्रूव करना चाह रहे थे. मतलब ये एक तरीके से ये लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज फॉर द कंट्री, दिस इज फॉर एवरीवन. This constitution is not for only Congress leaders or only for a particular section of the people. तो इन लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी के कारण लोगों को कन्विंस कर लिया. द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम. और फिर वही आप फाइनल डॉक्यूमेंट को जब देखोगे तो नेशनल कंसेंसस जो था लोगों का वो आपको देखने के लिए मिलेगा. Now, some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on the desirability of a constitution. Okay, तो हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सब्जेक्ट किया फुल फ्लेजेड रेफरेंडम के लिए. रेफरेंडम इज अ काइंड ऑफ टूल जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज किया जाता है, जहां पे सारे लोग जो है वोट करते हैं. कॉमन पीपल भी वोट करेंगे किसी लॉ के लिए या फिर किसी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज के लिए. तो यहाँ पे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को वोट करने के लिए रख दिया जाता है, एंड पीपल देन डिसाइड, दे सी द प्रोविजंस एंड ऑल, एंड देन दे डिसाइड कि ये चाहिए या नहीं चाहिए. तो ऐसा कुछ कंट्रीज ने किया. लेकिन आप देखोगे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू सच रेफरेंडम. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऐसा रेफरेंडम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी. बट नेवरदलेस
carried enormous public authority because it had the consensus and backing of leaders who were themselves popular. देखो, हमारे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी इस तरीके के रेफरेंडम के लिए उसको नहीं सब्जेक्ट किया गया, बट इवन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास पब्लिक अथॉरिटी थी, लोगों की अथॉरिटी थी, क्योंकि इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर्स. इसके पास कंसेंसस था कॉन्स्टिट्यूशन के पास एंड बैकिंग थी लीडर्स की, who were popular, who were themselves popular. इन लीडर्स को किसका सपोर्ट था? लोगों का सपोर्ट था. अल्टीमेटली these people were as these leaders were acting as the representative of the people, and so the people had their faith in these leaders, and leaders were the one who were framing the constitution. एक तरीके से आप देखो तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. And although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provisions. तो आप देखो कि although हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सब्जेक्ट नहीं किया रेफरेंडम के लिए, लेकिन तब भी लोगों ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को एज देयर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजन. तो जितने भी प्रोविजंस थे उसके प्रोविजंस के आप देखते हो कि हमने उसको अबाइड किया उसके प्रोविजंस के को. Now, therefore, the authority of people who enact the constitution helps determine in parts its prospects for success. Thereby, आप कह सकते हो कि mode of promulgation जो है कि अथॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत जरूरी है एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. एंड अदरवाइज यू विल सी कि अगर कोई ऐसा इंसान बना रहा है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, देन द कॉन्स्टिट्यूशन विल अल्टीमेटली फेल. वो फेल हो जाएगा. एंड ऐसा हुआ भी है, बहुत केसेस है. नाउ नेक्स्ट